आप सभी को क्लास 12th के अंतर्गत लगातार इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और उसके जो उदाहरण बनने वाले हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इससे पहले मेरी क्लास जो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। आज की क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, व्हीट स्टोन सेट। तो व्हीट स्टोन सेट आपका होता क्या है, इसका काम क्या है और इसकी खोज किसने की थी, आज हम लोग एकदम सरल भाषा में समझेंगे। और वादा है कि अगर आप लास्ट तक बने रहें तो आपको दोबारा से इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है यह एक प्रकार का क्या, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक युक्ति होती है जिसे बनाने का श्रेय इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीट स्टोन ब्रिज को जाता है। उन्हीं के याद में इसका नाम रख दिया गया क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज रखा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है जहाँ पे क्या आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है और एक ये प्रतिरोध, चार प्रतिरोध लगे हुए हैं। और चारों प्रतिरोधों में आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपके कौन से क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में। और ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मैंने कुछ थ्योरी इसकी लिख के रखी है, उसके बाद में मैं आपको इसका निगमन करवा दूंगा। फार्मूला क्या बनता है, कब इसकी संतुलन की स्थिति होती है, सब पे आज बात करने वाले। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक दो तीन चार चार प्रतिरोध लिए हुए हैं जिनमें से अगर आपके तीन प्रतिरोध ज्ञात हैं और एक आपका प्रतिरोध अगर ज्ञात नहीं है तो आप इस व्हीट स्टोन सेट की सहायता से चौथे को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है क्योंकि अगर आपको इसको चालू करना है या बंद करना है तो उसके लिए आपकी ये कुंजी K2 लगी हुई है। एक यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जहाँ पे एक और कुंजी लगी हुई है जिसका नाम है K1। और यहाँ से ये आपका क्या है, एक स्रोत है जिसकी सहायता से विद्युत प्राप्त होती है। जैसे इस कुंजी को क्या करते हैं, चालू करते हैं, यहाँ से आई एम्पियर की जो धारा होती है वो जाना स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचती है ये दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक होती है I1 और एक होती है I2। और यहाँ से जो जाएगी धारा वही तो यहाँ पे आएगी, तो जो धारा यहाँ से गई I1 वही धारा यहाँ पे गई हुई है। देखिए यहाँ से जो धारा आपकी I2 गई हुई है यहाँ से वही धारा जाएगी क्योंकि ये दोनों एक में ही जुड़े हुए हैं। और यहाँ से आते हुए क्या होगा कि इसके माइनस श्रेणी में आ जाती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं इस व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ से धारा मतलब K2 कुंजी को लगाते हैं और धारा जाना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो ये कुंजी लगी हुई है इसमें क्या होता है, अगर ये संतुलन की स्थिति में है तब इसकी कुंजी में कोई विक्षोभ देखने को नहीं मिलता। अगर ये संतुलन की स्थिति में नहीं है तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करोगे इस कुंजी की जो ये आपकी सुई बनी हुई है इसकी दिशा बदल जाती है। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है क्या, देखिए मैंने लिख के रखा है क्या, व्हीट स्टोन से तो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक की अज्ञात भुजा का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये एक आपकी जो युक्ति है इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक प्रतिरोध अगर ज्ञात नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, इसमें चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस होते हैं, पी क्यू आर और एस लगे हुए हैं। ठीक है, जो किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं होती हैं। अब अगर मैं नीचे वाले इस पार्ट को हटा दूं तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज बनना है कि नहीं, एक दो तीन चार चतुर्भुज बनना है कि नहीं। उसके बाद में कह रहा है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी है, इसके दो विकर्ण देखिए जो आमने सामने के कोण होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं विकर्ण। तो इसमें एक विकर्ण आपका हो गया बी और डी और एक विकर्ण हो गया ए और सी। ठीक है, को सेल तथा कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं, जोड़ा गया है जैसा आप देख पा रहे होंगे, तथा विकर्ण बी और डी को धारा मापी जी तथा कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। जो आपके सामने बनी एक कुंजी है, एक कुंजी है, और देखो इसको बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। इन चारों प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षोभ न हो तो कहा जाता है कि सेतु संतुलन की अवस्था में है। यानी यही मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अगर इसमें धारा भेजते हैं और
ये कुंजी स्टार्ट करते अगर इसमें कोई भी विक्षोभ नहीं है तो आप कहोगे कि जो आपका सेतु है ये संतुलन की अवस्था में है, नहीं तो संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने लिख के रखा है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। संलग्न का मतलब होता है लगी हुई भुजाओं का अनुपात, या फिर लगी हुई भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जो आपकी जो अन्य दो बची हुई है उनके प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी देखो P और Q का अनुपात, देखिए P और Q का अनुपात और यहाँ पे R और S का अनुपात दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको इन दोनों में इसको आपस में बदल सकते हैं और इनको आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमें प्रूव करना है। मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा क्या कि जब मेरी पिछली क्लास गई थी तो मैंने आपको बताया था किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम थे। पहला नियम आपका काय का था, धारा का नियम था या फिर संधि का नियम कहते हैं। और जो दूसरा नियम था वो पास का नियम था। याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप जाइए पीछे और देख लीजिएगा। पास का नियम था, वोल्टता का नियम कहते थे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो पास हैं, एक ये वाला ए बी डी और ए, और एक पास आपका कौन सा है, यहाँ से सी बी डी और ए है। तो यहाँ पे दोनों पासों को अगर हम किसके, जो हमारे कौन थे, जो किरचॉफ साहब थे, उनके द्वितीय नियम से अगर हम सिद्ध करें तो लिखेंगे क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या होगा, बंद पास क्या हो जाएगा, ए बी डी और ए में, ठीक है। जैसे ही हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि द्वितीय नियम क्या था कि बहने वाली धारा और लगे हुए प्रतिरोधों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बहने वाली धारा और उसमें लगे हुए प्रतिरोधों का गुणनफल, और इसमें जो आपके विद्युत वाहक बल होते हैं उनका जो क्या होता है, योग, बीजगणितीय जो योग होता है वो आपस में बराबर होते, आपने पढ़ा होगा। यही तो था। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ पे I1 और यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो P लगा हुआ है। तो इनका गुणनफल जब करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, I1 और P बनेगा। और यहाँ पे अगर देखें क्या, तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा G गुणे में O हो जाएगा। भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसके साथ में क्या है, कोई यहाँ पे प्रतिरोध ही नहीं लगा है। तीसरे की अगर बात करें क्या, तो ये वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी जो दिशा है और इनकी दिशा विपरीत है। इस वाले की दिशा और इस वाले की दिशा विपरीत है। इस कारण से क्या करते हैं कि इस वाले को लेते हैं माइनस में, और ये हो जाएगा क्या, I2, और उसके साथ में हो जाएगा R, और इनका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य आएगा। अब क्या करते हैं, ये देखिए किसी को जीरो से गुणा करा दो तो वो तो हो जाता है जीरो, ये है काहे में, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। तो ये हो जाएगा क्या, I1P, और बराबर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा I2 और R। ये आपका एक क्या हो गया, समीकरण एक बंद पास के लिए बन गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले को हल करते हैं। दूसरे वाले में देखेंगे क्या है, सी बी डी और सी लगाएंगे क्या, बंद पास कौन सा हो जाएगा आपका, सी बी डी और सी में, ठीक है। जब इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा कि देखो इसमें जो धारा बह रही है वो कौन सी बह रही है, पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पे I1 बह रही है और Q बह रही है, ठीक है, इस वाले में, क्योंकि दोनों का गुणनफल लेना है। फिर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस G और गुणे में O होगा। फिर यहाँ पे देखिए फिर इसकी दिशा विपरीत है, देखो इसकी दिशा और इसकी दिशा विपरीत है, ठीक है ना। इसकी दिशा और इस दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। दिशा विपरीत होने के कारण क्या होता है कि इनको भी माइनस में लेते हैं। ये भी माइनस का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या I2, और ये हो जाएगा क्या S हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर जीरो, क्योंकि बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब जब लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, I1 क्यों हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्या, यहाँ पे वन नहीं है भाई, यहाँ पे आपकी जो धारा थी, अच्छा ये वन ही थी ना, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पर भी हम लेंगे कौन सी, ये I2 हो गई, ठीक है, ये भी वन हो गई। अब इसमें जब चलेंगे तो ये हो जाएगी I2 और S बराबर हो जाएगा जीरो।
अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा I1Q और ये हो जाएगा बराबर I2 और हो जाएगा S। देखिए एक समीकरण आपका ये बन गया है, दो समीकरण हो गए। अब करेंगे क्या, समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण समीकरण किसको, एक को समीकरण दो से भाग देने पर जैसे ही आप देंगे भाग तो ये आपका लिखा होगा कितना, I1 है और P है ना। और इसमें देखिए इस वाले को भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, I1 हो जाएगा और Q, और फिर इधर आएंगे तो ये आपकी लिखी हुई कितनी, I2 है और R है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, I2 है और हो जाएगा S। देखिए इस वाले से यहाँ पर भी बना है तो ये और ये कट गए, जिसके साथ में ये वाला कट गया तो बचा क्या, P अपान Q और बराबर में हो गया क्या, R अपान में S। और यही मैंने आपको पहले बताया था कि यही प्रूफ आपका करना था, और ये प्रूफ हो गया आपका। यही प्रूफ करना था कि आपका जो संतुलन की स्थिति होती है वो P अपान Q और R अपान S। आप इसकी सहायता से इसमें जो भी आपका अज्ञात है आप उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध होगा कोई भी, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जब मैं आपको अगली क्लास लेके आऊंगा आपके लिए तो क्या होगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवा दूंगा, जिससे ये जो भी आपकी चीजें बची होगी वो भी कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर बात की जाए, थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिखी है और उसके साथ में इसका पूरा मैंने निगमन भी आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप इसे निकाल सकते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है वो कैसे इसमें लगता है। तो ये आपका क्या था, मीटर सेतु, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।